चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आपके सामने ये एक फूल का फिगर है, इसके सारे भागों को समझना है एक एक करके। पहले जैसे अगर भागों के बारे में चर्चा की जाए तो पुष्प में जो सबसे मुख्य भाग होते हैं उनको एक एक करके जानते हैं। जैसे ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। इसको बोला जाता है पुष्पवृंत। और इसके बाद ये जो इसका फूला हुआ भाग है ये होता है पुष्पासन। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। उसके बाद ये जो कलर्ड पार्ट है इसमें पिंक कलर जो दिख रहा है इस सारे ग्रुप को कहा जाता है दल पुंज यानी कोरोला। इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। उसके बाद से इसमें जो मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं उसमें ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं, इसका मेल पार्ट जो इसमें यहाँ पे एंथर कहलाता है। मेल पार्ट यानी इसको कहते हैं पुमंग। इसके एक हिस्से को क्या कहते हैं? स्टैमेन यानी पुंकेसर। ये इसके मेल पार्ट होते हैं और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये इसका फीमेल पार्ट होता है जिसको कहते हैं कार्पेल। कार्पेल जो होता है किससे बना होता है? तीन हिस्से से बना होता है। ओवरी, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये ओवरी है। उसके बाद इसमें जो ट्यूब निकली होती है इसको कहते हैं स्टाइल यानी वर्तिका। और इस वर्तिका का जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ओवरी को कहते हैं अंडाशय। तो ये सारे कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं ये फ्लावर में। तो फ्लावर के जो दो मुख्य भाग हैं जिसको मेल और फीमेल पार्ट कहा जाता है उसमें पुमंग इसका मेल पार्ट है, उसका फीमेल पार्ट होता है जायंग। ठीक है, तो इनको हम लोग को जानना है एक एक करके। जैसे देखिए यहाँ पे पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखे हुए हैं, इनको एक एक करके समझना है कि ये क्या होते हैं और ये क्या करते हैं ये। तो सबसे पहले पुष्पवृंत जो होता है, फूल में आपने देखा नीचे जो डंठल निकली होती है उसको कहते हैं पुष्पवृंत। इसका काम होता है कि ये पुष्प को मुख्य पेड़ से या शाखा से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद से पुष्पासन जो होता है ये पुष्पवृंत का सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है जो फूला हुआ होता है और वहीं से पुष्प के अन्य भाग निकले होते हैं। उसके बाद से बाह्य दल पुंज होता है, ये फूल का पहला चक्र होता है जो हरे रंग के होते हैं जनरली। उस पूरे गुच्छे को कहते हैं बाह्य दल पुंज और इसके एक हिस्से को कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल या इंग्लिश में कहते हैं सेपल। इसी तरह से इसका जो दूसरा चक्र होता है उसको कहते हैं दल पुंज और ये फूलों में जनरली कलर्ड होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। तो इस पूरे ग्रुप को कहते हैं दल पुंज और इसके एक हिस्से को कहा जाता है, एक भाग को कहते हैं दल या इंग्लिश में कहते हैं पेटल। इसका काम होता है कीटों को आकर्षित करना और परागण करने में हेल्प करना। इसी तरह से कुछ फूलों में बाह्य दल पुंज और दल पुंज अलग न होकर के एक ही संरचना बनाए होते हैं तो उसको कहते हैं परिदल पुंज या पेरियंथ बोलते हैं और इसके एक हिस्से को कहते हैं परिदल यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं टैपल। तो ये इतने सारे जो भाग आपने देखे ये सारे भाग इनको कहते हैं पुष्प के सहायक अंग या सहायक भाग। ये सारे सहायक अंग होते हैं या सहायक भाग होते हैं। लेकिन ये जो नीचे दो दिखाई दे रहे हैं नर जननांग या पुमंग और मादा जननांग या जायांग, ये पुष्प के नर अंग होते हैं। नर कह रहे सॉरी जनन अंग होते हैं। जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं। अब इसमें ये जो होता है पुमंग ये इसका नर जननांग होता है और जायांग जो होता है इसका फीमेल पार्ट होता है। तो इनको एक एक करके आगे हम लोग को समझना है। तो इतने सारे फूलों में भाग होते हैं, इसमें मेन हम लोग को समझना है पुमंग और जायांग के स्ट्रक्चर को। तो आज हम लोग जो है इसके फीमेल पार्ट को हम लोग जानेंगे यानी गाइनोशियम जिसको जायांग कहा जाता है, इसको हम लोग को समझना है, डिटेल में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि आखिर ये जायांग क्या होता है और ये गाइनोशियम क्या होता है। तो जायांग जो होता है उस फूल का फीमेल पार्ट होता है यानी मादा जननांग होता है। इस चित्र में उसको दिखाया गया है। ये जो है उसका पुष्पवृंत और पुष्पासन है और उसके बाद का जो पूरा जो फ्लावर में पार्ट्स होता है उसको निकाल दिया गया है। तो केवल फीमेल पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ये जो अंदर इसके फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं ओवरी, और इसकी वॉल को कहते हैं ओवरी वॉल। और इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जिसको कहते हैं हिंदी में बीजांड। और इस ओवरी से जो निकली हुई ट्यूब होती है उसको कहते हैं स्टाइल या वर्तिका, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे भी जाना है इसको। और इस वर्तिका का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो जायांग होता है वो एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर के बना होता है। अंडक का मतलब कार्पेल होते हैं, और एक जो अंडक होता है उसमें 3 हिस्से होते हैं। जैसे इसमें अगर एक कार्पेल होगा तो उसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होगा, लेकिन एक से अधिक अगर होगा तो उसमें अलग अलग ये सारे हिस्से दिखाई देते हैं। तो जनरली जो अंडक होते हैं वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है। उसका फूला हुआ भाग ओवरी कहलाता है, ओवरी से निकली हुई ट्यूब को स्टाइल या वर्तिका बोलते हैं, और उस वर्तिका का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ये 3 हिस्से होते हैं उसके अंडक में, और ढेर सारे अंडकों से या एक अंडक से मिलकर के उसका जायांग बना होता है। तो अब हम लोग को, जैसे हम लोगों ने जायांग को तो समझ लिया है, अब इसके आगे जो है हम लोग को बीजांड की संरचना को समझनी है, यानी जिसको गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। ये बीजांड एक्चुअल में कहाँ होता है, तो इस चित्र में जब आप देखेंगे तो ये जो इसका अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर इसके बीजांड होते हैं। तो उसी बीजांड की संरचना को हम लोग को स्टडी करना है कि आखिर ये बीजांड कैसा होता है, किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जैसे कि इस चित्र में आप देखिए, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। ये जो फिगर आपके सामने है, ये फिगर किस चीज़ का है, ये है ओव्यूल का, यानी इसी को बीजांड कहते हैं। तो इसकी संरचना को समझना है कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसकी संरचना को समझने के लिए इस चित्र को आप ध्यान से समझेंगे, इनके सारे भागों को समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है फ्यूनिकिल, या हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं बीजांड वृंत। इस बीजांड वृंत का काम होता है कि ये बीजांड वृंत जो है अंडाशय से इस बीजांड को जोड़ने का काम करता है। तो ये बीजांड वृंत का काम हो गया। उसके बाद से ये जो इसमें आपको ये ब्राउन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें ये वैस्कुलर सप्लाई है। वैस्कुलर सप्लाई का मतलब होता है कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के वैस्कुलर सप्लाई होती है, जो इसके अंदर बीजांड के अंदर वाटर को और फूड मटेरियल्स को सप्लाई करते हैं। उसके बाद से ये जो आपको बीजांड वृंत दिखाई दे रहा है, तो ये जो पूरा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यही एक्चुअल में बीजांड होता है। तो इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं चैलेजल एंड, या इसको निभाग कहा जाता है, निभाग। उसके बाद से इस निभाग से निकली हुई कई सारी लेयर्स की तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, उनको इंटेगुमेंट बोलते हैं, या इसको हिंदी में अगर कहें तो अध्यावरण कहा जाता है। ये अध्यावरण इन बीजांड्स में एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। किसी में एक अध्यावरण हो सकता है, किसी में एक से ज़्यादा, द्वि अध्यावरणी, त्रि अध्यावरणी भी होते हैं ये। तो उसके बाद से इस पूरे बीजांड में ये जो मेन, जो मुख्य भाग इसमें दिखाई दे रहा है, जिसमें ढेर सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, इसको न्यूसेलस बोलते हैं, या इसी को बीजांड काय बोला जाता है। यानी पूरी बीजांड की संरचना को एक्चुअल में बीजांड काय बोलते हैं। उसके बाद से ये जो इसमें इंटेगुमेंट दिखाई दे रहा है, इसमें बीजांड वृंत फ्यूनिक्यूल जो होता है, ये बीजांड से जहाँ पे जाकर के अटैच होता है उस हिस्से को हाइलम बोलते हैं, या इसको नाभिका कहा जाता है। ये वो हिस्सा होता है जो बीजांड वृंत और पूरे बीजांड को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद इतने सारे भागों के बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो इसके सेंटर में होता है, ये बीच वाला हिस्सा। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, या बीजांड भ्रूणकोश बोलते हैं इसको, भ्रूणकोश। इसी भ्रूणकोश में जो मादा गैमेट होते हैं, यानी मेल फीमेल गैमेट जो होते हैं, यानी अंडा, वो इसी में होता है। ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, यही इसका एग सेल होता है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। अब इसको भी अगर डिटेल में जानना हो तो इसके फिगर, चलिए इस बीजांड की संरचना को फिर से समझेंगे हम लोग। जैसे इस बीजांड की संरचना में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कौन कौन से फिगर हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये जो बीजांड वृंत है, जिसको फ्यूनिक्यूल बोला जा रहा है, इसका क्या काम होता है, ये इस बीजांड को
अंडाशय की दीवार से जोड़ने का काम करता है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है इसको कहते हैं वैस्कुलर सप्लाई। इसका काम होता है कि इस बीजांड के अंदर जाइलम और फ्लोएम के रूप में उसके अंदर जल को और भोजन को पहुंचाना होता है। इसी तरह से ये जो माइक्रोपाइल है इसको कहा जाता है कि ये इसका बीजांड द्वार है। यहीं से पराग नली जो है इस बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, इसीलिए इसको बीजांड द्वार कहते हैं। हाइलम जो होता है इसको नाभिका बोला जाता है। ये वो हिस्सा होता है बीजांड का जहाँ पर बीजांड वृंद और ये बीजांड आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद से ये ऊपर वाले हिस्से को निभाग कहते हैं, चैलेजा। उसके बाद से इस निभाग से निकले हुए कई सारे लेयर्स होती हैं, इनको इंटेगुमेंट या अध्यावरण कहा जाता है। और उसके बाद से इस पूरे बीजांड के अंदर जो मुख्य कोशिकाएं दिखाई देती हैं इसको कहते हैं बीजांड काय या न्यूक्लियस बोलते हैं। इतने हिस्से के बाद इसमें जो सबसे मुख्य हिस्सा होता है ये इसके बीच वाला हिस्सा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक या भ्रूणकोश। यही इसका मेन हिस्सा होता है जिसके अंदर इसका फीमेल गैमेट होता है। तो इस भ्रूणकोश को और समझने के लिए इसको और इलाज करके समझते हैं। जैसे ये भ्रूणकोश अगर हम मान लेते हैं तो इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे 3 सेल दिखाई दे रही होंगी, ऐसे ही नीचे की तरफ भी 3 सेल होती हैं और बीच में ऐसे 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इनके कुछ स्पेशल नाम है, उन स्पेशल नाम को समझेंगे। ये भ्रूणकोश का जो हिस्सा नीचे की तरफ होता है यानी बीजांड द्वार की तरफ होता है, उधर वाली इन दोनों कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका। और सेंटर वाली कोशिका को कहते हैं अंडा या अंड। और इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है अंड उपकरण कहा जाता है। अंड उपकरण इंग्लिश में कहते हैं इसको एग ऑपरेटस। इसी तरह से ऊपर वाली इन तीनों कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। और ये बीच में जो 2 केंद्रक दिखाई देते हैं, इन केंद्रकों को कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो एक भ्रूणकोश में इतनी संरचनाएं दिखाई देती हैं। अगर कोशिकाओं और केंद्रकों की बात की जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद से ये कोशिका दिखाई दे रही है, 7 कोशिकाएं। अगर केंद्रक की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक होते हैं। यानी इस पूरे भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। तो ये एक भ्रूणकोश की संरचना है जिसमें इतनी सारी सेल्स या कोशिकाएं या केंद्रक पाए जाते हैं। अब हम लोग को आगे के टॉपिक में ये समझना है कि जो बीजांड है, इस बीजांड के कितने प्रकार होते हैं। तो उन प्रकार को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं बीजांड के प्रकार में। जैसे इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के जो ओव्यूल्स यानी बीजांड होते हैं उनकी संरचनाओं को दिखाया गया है। तो बीजांड के प्रकार में जैसे पहला है इसका एट्रोपस, ये फिगर इसका। फिर एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। इतने सारे बीजांड के प्रकार हैं। तो इन सारे बीजांड के प्रकार को एक एक करके स्ट्रक्चर के हिसाब से समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक को समझते हैं कि आखिर ये जो है अलग अलग प्रकार ये क्या है। जैसे यहाँ पे इसका पहला प्रकार है। इस प्रकार को समझने के लिए जैसे इसका नाम है एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस, हिंदी में भी इसका यही नाम है ऑर्थोट्रोपस। और ये इसका फिगर है ऑर्थोट्रोपस। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे सीधा है ये बीजांड। अर्थात इसमें बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत तीनों एक ही लाइन में होते हैं। जैसे ये इसका बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत जैसा हम लोग पीछे भी देख पाए हैं। उसके बाद से ये हिस्सा इसका निभाग है और ये हिस्सा इसका भ्रूणकोश है और ऊपर की तरफ यहाँ पे बीजांड द्वार है।
तो ये ऐसा बीजांड होता है जिसमें इसका बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, और बीजांड द्वार ऊपर होने के कारण इसको सीधा कहा जाता है, या इसका एक स्पेशल नाम रखा गया ऑर्थोट्रोपस। किसमें दिखाई देता है? तो एक पौधा होता है जिसका नाम है पोलीगोनम। पोलीगोनम नामक पौधे में इस प्रकार का बीजांड दिखाई देता है, सीधा बीजांड, यानी ऑर्थोट्रोपस। इसी तरह से आप जानते हैं इसके बाद इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो ये है, इसका नाम है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस। इसमें क्या होता है? इसमें बीजांड उल्टा होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पहले वाले फिगर के एकदम उल्टा अपोजिट साइड में है। उसमें बीजांड द्वार ऊपर की तरफ था, इसमें बीजांड द्वार नीचे की तरफ है। इसमें बीजांड उल्टा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, यह बीजांड वृंत के अधिक वृद्धि करने के कारण होता है। इसका कारण क्या होता है कि ये जो बीजांड वृंत है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो सीधा ऊपर न होकर के ऐसे नीचे की तरफ चला आता है। तो ये इसका मुख्य कारण है कि इसमें बीजांड वृंत जो होता है ये बहुत अधिक वृद्धि कर लेता है, इसके कारण ये उल्टा हो जाता है। तो वृद्धि करने के कारण जिससे बीजांड द्वार नीचे की ओर बीजांड वृंत के पास आ जाता है। जैसे यहाँ पे फिगर देखिए, ये इसका बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत, और इसी के पास ही चला आता है बीजांड द्वार, यानी उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के बीजांड को कहा जाता है कि ये एनाट्रोपस है। इसका एक स्पेशल नाम रखा गया एनाट्रोपस। इसमें केवल बीजांड द्वार तथा निभाग ही एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। बीजांड द्वार और निभाग यही केवल एक सीधी रेखा में होते हैं। किसमें दिखाई देता है? एग्जाम्पल के रूप में कहें तो सेम में, चना में और मटर, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें ये एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, यानी उल्टा बीजांड। चलिए अब जानते हैं इसके बाद इसका जो थर्ड टाइप है, तीसरा प्रकार, ये है इसका तीसरा प्रकार, जिसका नाम है एम्फीट्रोपस। तीसरा प्रकार है एम्फीट्रोपस। इसमें क्या होता है? इसमें बीजांड अनुप्रस्थ अवस्था में बीजांड वृंत के साथ समकोण बनाता है तथा भ्रूण कोष घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है। इसमें आप देखेंगे एक्चुअल में तो ये बीजांड वृंत जो है और ये जो पूरा का पूरा बीजांड है लगभग समकोण की स्थिति में होता है, और ये जो इसका भ्रूण कोष होता है ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाता है कि ये घोड़े की नाल के समान की संरचना बना लेता है। तो बीजांड वृंत मुड़ने के कारण एक घोड़े की नाल की तरह से मुड़ जाता है। तो किस में दिखाई देता है ये? तो संतरे में, नींबू में और नारंगी में इस प्रकार का बीजांड दिखाई देता है। तो इसीलिए इसको एम्फीट्रोपस एक अलग से नाम दे दिया गया है। चलिए इसके बाद से अगले प्रकार को जानते हैं। अगला प्रकार है ये हेमीट्रोपस। इस हेमीट्रोपस में क्या होता है? इसमें इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। इसमें बीजांड द्वार और ये जो निभाग होता है ये सीधी एक क्षैतिज रेखा में होते हैं। उसके बाद बीजांड वृंत बीजांड के बीच में एक समकोण बनाता हुआ होता है। बीजांड वृंत, ये इसका बीजांड वृंत है और ये इसका बीजांड है। तो ये बीजांड वृंत और बीजांड के बीच में एक समकोण बनते हुए स्थिति होती है, राइट एंगल। तो ऐसे इस प्रकार के बीजांड को हेमीट्रोपस कहते हैं, जिसमें पूरा बीजांड और ये बीजांड वृंत एक दूसरे से क्षैतिज रूप में हो जाए, यानी समकोण की स्थिति में। किसमें होता है ये? तो एक रैननकुलस नाम का पौधा होता है। ये जनरली एक्वेटिक प्लांट है, मतलब पानी में पाया जाता है, और इस प्रकार के पौधे में ये हेमीट्रोपस नाम का बीजांड पाया जाता है। चलिए इसके बाद से इसके अगले प्रकार को समझते हैं। ये इसका अगला प्रकार है जिसका नाम है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस। इसमें क्या होता है? इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है। आप देख ही पा रहे होंगे इस चित्र में कि बीजांड जो है कुछ मुड़ा हुआ होता है। इसके फलस्वरूप बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में न होकर बीजांड वृंत के पास आ जाते हैं। इसमें क्या होता है? निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में नहीं होते। देखिए बीजांड द्वार यहाँ पे है इसका और निभाग यहाँ पे, ये एक सीधी रेखा में नहीं है। सीधी रेखा में न होकर बीजांड वृंत के पास आ जाते हैं। मतलब ये जो बीजांड वृंत होता है ये लगभग बीजांड वृंत बीजांड द्वार के पास आ जाता है। तो इस प्रकार के
बीजांड को एक स्पेशल नाम रखा गया है कैम्पाइलोट्रोपस। किसमें दिखाई देता है? तो कैप्रिडेसी और किनोपोडेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। ये बहुत सारे अलग अलग कुल के पौधे होते हैं, तो एक कैप्रिडेसी और एक किनोपोडिएसी, ये एक कुल है पौधों का। उस कुल के सारे पौधों में लगभग ये वाला बीजांड दिखाई देता है, जिसको कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं। इसी तरह से एक और बीजांड होता है, ये लास्ट, इसका नाम है सर्सिनोट्रोपस। इसका नाम है सर्सिनोट्रोपस। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। ये इसका बीजांड वृंत है। ये बीजांड वृंत ये इतना लंबा हो जाता है, वृद्धि करके इतना लंबा हो जाता है कि ये पूरे बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है। तो अगर बीजांड वृंत उस पूरे बीजांड को चारों ओर से घेर ले तो इस प्रकार के बीजांड को सर्सिनोट्रोपस नाम रखा गया है। किसमें दिखाई देता है? तो नागफनी और कैक्टसी कुल के पौधे में। जिसमें कैक्टस आता है वो उस कुल का नाम है कैक्टसी। तो कैक्टस में और नागफनी यानी ये जो ऐसे पौधे होते हैं उसमें सर्सिनोट्रोपस दिखाई देता है। तो ये रहे बीजांड के प्रकार।